गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बिजनेस मैनेजमेंट में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो यूनिवर्सल है। हर जगह उसकी उपयोगिता होता है। उस महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है नियोजन। नियोजन के बारे में एलन साहब बोलते हैं कि नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा है। नियोजन का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार किया गया योजना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। आप किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए, बिना योजना के, बिना योजना बनाए आपको कोई भी काम सफलता नहीं मिल पाएगा। तो योजना जब तक सही ढंग से नहीं बनाएंगे तब तक योजना ही रह जाएगा। तो इस हमारा जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग का, नियोजन का क्या पहचान है, हम कैसे पहचान करते हैं, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहला विशेषता है उद्देश्य निर्धारित। जो हमारा नियोजन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता है। जब तक हम हमारा ऑब्जेक्टिव पता नहीं रहेगा और हम किसी चीज़ को बनाना चालू कर देंगे, नियोजन करना चालू करेंगे, तो हो नहीं सकता। सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। तो उद्देश्य निर्धारित करने में हमको नियोजन मदद करता है। ये उद्देश्य से संबंधित होता है, आधारित होता है। दूसरा, पूर्वानुमान। तो जब भी नियोजन बनाते हैं हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस साल हमारा दिवाली में इतना बिक्री हुआ है बाइक का, आने वाले साल में इसी रफ्तार से रहा तो आने वाले साल में इतना बिक्री हम कर ले जाएंगे। इसके बारे में जो योजना, पूर्वानुमान लगाते हैं वो कहा जाता है नियोजन। वैकल्पिक क्रियाओं का सर्वोत्तम चयन। हमारे पास बहुत सारे रास्ते रहते हैं, किन रास्तों में जाना है, तो उसमें से जो सर्वोत्तम रास्ता होता है उसका चयन करने का जो तरीका होता है वो हमको नियोजन बताता है। नियोजन के माध्यम से हम उत्तम तरीके का चयन कर सकते हैं। सर्वव्यापी नियोजन जो प्लानिंग है वो यूनिवर्सल है। ये घर से शुरुआत करिए, स्कूल कॉलेज जाइए, ऑफिस जाइए, मंत्रालय में जाइए, कि देश के किसी भी विभाग में जाइए, उसके साथ साथ ये विदेश तक है। यानी ये सर्वव्यापी है। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसी तरह नियोजन भी सर्वव्यापी है। क्योंकि अगर हम नियोजन को छोड़ देंगे तो कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नियोजन का होना बहुत जरूरी होता है। बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया, इसका जो काम होता है ना वो दिमाग को उथल पुथल कर देता है। नियोजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर आपको, अब छोटे से लेवल की बात करें तो एक टाइम टेबल सेट करना है। मान लीजिए एक कॉलेज का टाइम टेबल आपको सेट करने के लिए मिल गया। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे प्राध्यापक हैं, ठीक है। आपको टाइम टेबल बनाना है और आपका टाइम शुरू होता है 10:30 से लेकर के 5:30 तक। हर एक विषय का हर एक प्राध्यापक के साथ ट्यूनिंग होना चाहिए। अलग अलग कम्बिनेशन है, अलग अलग कमरे मिले हुए हैं। तो ये जब आप बनाने बैठेंगे तो पता चलेगा ये इस पीरियड में ये गायब है, इस पीरियड में ये गायब। आप आर्ट्स का अगर हम बात करें तो आर्ट्स में इतने सारे कम्बिनेशन रहते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं कि उसको अगर हम उसका टाइम टेबल सेट करने जाएंगे तो इतना ज़्यादा माथापच्ची होता है कि उसका बताया नहीं जा सकता। कौन टीचर कब कहाँ जाएगा, उसका पीरियड लगा तो यहाँ, ऐसा वैसा बहुत तरीके का माथापच्ची होता है। तो ये मानसिक, मेंटल, दिमाग को हिला देने वाला काम होता है। तो ये बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब ऐसा नहीं कि एक बार नियोजन बनाया और बैठ गए, है ना, ऐसा नहीं होता। नियोजन हमको बार बार बनाना पड़ता है। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है ना। अगर मान लीजिए इस साल किसी घर में शादी है, उसकी बहन की शादी है, फलाना डेट पे ये, फलाने डेट पे वो, फलाने डेट पे वो, ऐसा करके एक कार्ड छप गया। उस कार्ड को इस साल दुकान चला लिया, अगले साल फिर घर में शादी है, अब छुटकी का शादी है, तो क्या उसी कार्ड को उठाकर बांट देंगे? क्या नहीं कर सकते। समय बदल गया, हर चीज बदल गया, टाइम टेबल भी बदल जाएगा, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगे। तो हमेशा इसको क्या करना पड़ता है, हर एक पग पग पे इसका लिए हमको कंटिन्यू बनाना। एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं के बाद इसका उद्देश्य क्या है, नियोजन हम बनाते क्यों हैं, क्यों हमको नियोजन की जरूरत पड़ता है। तो नियोजन बनाने के लिए उद्देश्य सबसे भावी कार्य में निश्चितता। जो फ्यूचर का जो काम है ना,
उसमें अनिश्चितता रहता है। उस अनिश्चितता को किस प्रकार हम दूर करें। तो नियोजन जब बनाते हैं तो भावी जो अनिश्चितता होता है उसको कुछ हद तक कम करके निश्चितता के तौर पे लाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, विशिष्ट दिशा प्रदान करना। जाना कहाँ है, हमको सबसे पहले पता चले कि जाना कहाँ है। तो ये बताता है आपको फलाने रास्ते में जाना है। अब मंत्री के पास जाते हो, विधायक के पास जाते हो, बोलते हो फलाना दिन मेरा यहाँ कार्यक्रम है, ठीक है, उसका पीए नोट कर लिया। लेकिन यदि वो पीए विधायक महोदय मंत्री महोदय को नहीं बताएंगे, फिर आप कॉल करिएगा कि सर आज आपको तो आप मेरे यहाँ का इन्विटेशन है, तो पता चलता वो लिस्ट देखते हैं, आज का तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ऐसे तो कहने का मतलब क्या है, ये दिशा हमको कहाँ जाना है ये तय होगा कि हमारा पेपर चालू होने वाला है, कितने बजे चालू होने वाला है, 7:30 बजे चालू होने वाला है, 7 बजे चालू होना है कि 11 बजे चालू होना है कि 3 बजे चालू होना है। पता चला कि हम सोए रह गए और हमारा पेपर सुबह 7 बजे चालू हो गया, तो ये हमको दिशा निर्देश बताता है। अब आपका टाइम टेबल जो जारी हुआ है वो भी क्या है, प्लानिंग का एक पार्ट है। ठीक है, प्रबंध की मितव्ययिता। कोई भी प्रबंध जब तक नियोजन नहीं करेगा तब तक उसमें मितव्ययिता नहीं आएगा। फालतू खर्चे कहाँ कहाँ उसको हमको कट करना है, तो वो ये बताता है प्रबंध की मितव्ययिता। कौन सा काम सुचारू रूप से संपन्न कराना है, तब नियोजन जब किए रहेंगे तब ये बनेगा। पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के बारे में हमको अनुमान लगाना है, तो वो जो अनुमान लगाने का जो कार्यक्रम होता है पूर्वानुमान लगाना, वो इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है इसका, प्लानिंग का, नियोजन का। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना, जो हमारा कंपटीशन है, आज के डेट में हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उस कंपटीशन को कैसे हम आगे आए, उस कंपटीशन में कैसे हम अपने आप को आगे रखें, इसके बारे में जो जानकारी होता है वो हमको नियोजन बताता है। जब तक सही ढंग से नियोजन नहीं करेंगे तब तक हम प्रतिस्पर्धा में विजय नहीं पा पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, महाभारत काल में अभिमन्यु को हराने के लिए द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना की। वो क्या था, वो एक नियोजन का एक पार्ट था। अब उस चक्रव्यूह में वो फंसे और उसका काम तमाम हो गया। तो उसी तरह अपने प्रतिस्पर्धा में अगर हमको विजय पाना है तो उसके लिए हमें नियोजन का करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। इसके बाद जोखिम में कमी करना, जो रिस्क होता है ना, उस रिस्क को क्या करना, कमी करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप जा रहे हैं घूमने के लिए, बढ़िया मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूमने, और कोई प्लानिंग आप नहीं किए, और जैसे ही आप घर से निकले बरसात हो गई, पूरा आपका प्लान चौपट हो गया। लेकिन वही अगर आप उसी समय सही ढंग से नियोजन किए होते, यदि मौसम खराब हो गया तो, पानी पड़ गया तो छतरी लेके चले, रेनकोट लेके चले, अगर ऐसी परिस्थिति रहेगा तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उस जोखिम को कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ सॉक्स बहुत रखते हैं, आए दिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है बिजनेस में, तो बिजनेस के जो फ्लक्चुएशन है उसको हम किस प्रकार दूर करें। तो जब प्लानिंग के तहत चलेंगे ना तो हमको सॉक्स कम लगता है, हमारा जोखिम में क्या होता है, कमी आता है, रिस्क में कमी आता है। स्वस्थ मोर्चाबंदी, हम प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ यानी स्ट्रेटजी अपना अगर सही रखना है, मोर्चाबंदी सही करना है, तो इसके लिए हमको प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। जब तक प्लानिंग नहीं रहेगा तब तक हम स्वस्थ मोर्चाबंदी कर भी नहीं सकते हैं। इसके बाद निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, हमने जो टारगेट सेट किया है, हमने जो टारगेट यहाँ सेट करके रखा है, इसकी प्राप्ति करने के लिए हमको एक रास्ता मिलता है कि यहाँ से जाइए, जैसे सीढ़ी रहता है ऐसे कैसे पहुँचे। तो आपको ये क्या करता है, आपका लक्ष्य क्या है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करता है। कुशलता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि तभी होगा जब आप प्लानिंग करेंगे, सही ढंग से प्लानिंग बनाए रहेंगे, तभी आपका कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि हर एक चीज सिस्टमैटिकली होगा, सिस्टमैटिक होगा तो आपके कार्य कुशलता में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उद्देश्य। एक चाइनीज में कहावत है, चीनी कहावत, कि अपनी जो योजना है, वार्षिक योजना है, वो बसंत ऋतु में बनाइए। बसंत ऋतु का जब मौसम चलता है, यानी जो चल रहा है, उस पर आप बनाइए। लेकिन आपको अगर दैनिक योजना बनाना है तो प्रातःकाल उठिए और योजना बनाइए, तभी वो आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये चीनी कहावत काफी हद तक चरितार्थ है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रोसेस का, ये किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण,
हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले टारगेट को अचीव करते हैं। तो टारगेट का निर्धारण हो जाने से, उद्देश्य का निर्धारण हो जाने से ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप, जब टारगेट क्लियर हो गया कि हमारा टारगेट ये है, हमें इस साल 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, ये हमने टारगेट तय कर लिया। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सूचना एकत्रित करेंगे कि भैया उसको बेचेंगे कहाँ पे। टाइम जो है निर्धारित कर लिए कि भैया हम इस साल 1 लाख रुपए का सामान बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे किसको, तो हम सूचना एकत्रित करना चालू करेंगे। सूचना आएगा कि यहाँ यहाँ बिक्री सकता है, यहाँ ऐसा, तो उसको सूचना को संकलित करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये हो गया नियोजन के आधारों का निर्धारण। ये जो हम प्लानिंग बनाए हैं उसका आधार क्या है, किसको हम बेच सक के बनाए। तो कोई भी नियोजन जब बनाते हैं तो हम भूतकाल के डाटा, पास्ट का जो डाटा होता है उसको बेच सकते हैं और उसके अनुभव के आधार पर आगे का कार्यक्रम निर्धारण करते हैं। तो ये नियोजन के आधार का निर्धारण हो जाता है। इसके बाद वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। किसी भी काम को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों में सबसे उनमें से कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, काम को करने का कौन कौन से तरीका हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ हैं, इस चौराहे पे खड़े, हमको यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, है ना। तो कहाँ जाना है, कौन सा तरीका है, तो या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से हमारे रास्ते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, पहुंचा है, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से जाना है। तो ये हमारा ये वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करने की बात करते हैं। अब उसके बाद वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन, हम अलग अलग साधन से जाने की बात करते हैं। अगर मान लो हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का तरीका क्या हो सकता है, या तो हम हवाई जहाज से चले जाएं, फट से उड़े और पहुंच जाएंगे। दूसरा, ट्रेन से जा सकते हैं। तीसरा, बस या अपने पर्सनल कार से जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका मूल्यांकन करेंगे कौन सा तरीका हमारे लिए सुलभ है। ये वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन, किसमें कितना लागत आएगा, हवाई जहाज से जाने का लागत ये आएगा, कार से जाने का लागत ये आएगा और ट्रेन से जाने का लागत ये आएगा। इसमें समय कम बचेगा, इसमें समय कम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद जो बेस्ट तरीका होगा, जो सबसे अच्छा लगेगा, अगर हमको टाइम हमारे पास बहुत कम है, मनी इज टाइम की बात करते हैं, टाइम इज मनी की बात करते हैं ना, पैसा समय जो पैसा है, तो अगर समय बचाना है तो हम तुरंत फ्लाइट पकड़े और दिल्ली उतर जाएंगे और अपना काम करके एक ही दिन में वापस आ जाएंगे। अगर हमको हमारे पास समय बहुत ज़्यादा पैसा कम है तो हम ट्रेन से जाने की बात करते हैं, है ना, और थोड़ा सुख सुविधाएं चाहिए और समय पास भी करना है तो हम बाइक कार चले जाएंगे। फिर योजना तैयार करें। अब यहाँ पे हमारी बात आता है योजना, उसको पूरा करने के लिए योजना हमारा क्या है, क्या की योजनाएं हमारे को लागू करना है। अब हम बच्चों लोग को पढ़ाना है, तो बच्चों लोग को पढ़ाना तो किस प्रकार पढ़ाना है, तो उसका भी एक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, योजना तैयार करेंगे। योजना, अब जब योजना तैयार हो जाएगा तो योजना तो बड़ा होता है, इस योजना को पूरा करने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं उप योजना। उसके बाद उसको उप योजना। हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं 5 साल के लिए, कि 5 साल में हम कहाँ जाएंगे। अरे ठीक है भाई, 5 साल में आप जाएंगे जहाँ पहुँच, आपका जो टारगेट अचीव करना करेंगे, लेकिन आप उसके लिए छोटे छोटे टारगेट अचीव करिए। इकट्ठा बनाने से टारगेट अचीव नहीं होगा, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा सब उप योजना, सब प्लानिंग की बात करते हैं। उसके बाद क्रियाओं का क्रम व समय निर्धारित करना। क्रियाओं का क्रम व समय, कौन सा क्रिया को कब और कैसे करना है, किस समय करना है। आपसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं। आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद पहले खाना खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, ऐसा है क्या? सीरियल सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, स्नान ध्यान करेंगे, खाना खाएंगे, ऑफिस जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रम है, वो क्रम चलता है ना, ये क्रियाओं का क्रम। उसके बाद कर्मचारियों की भागीदारी प्राप्त करना। कर्मचारियों की भागीदारी, जब तक कर्मचारी हमारे सहभागी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक कोई भी योजना सुचारू रूप से चल नहीं सकता। तो उसमें हमको उसकी सहमति प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कर्मचारियों की भागीदारी प्राप्त करना, ये हो गया। रणनीति पर विचार करना। अब हमने जो प्लान बनाया है वह प्लान सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक बार उसको सरसरी निगाह से चेक करेंगे कि क्या ये सही चल रहा है, कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अब जब हमको एरर फ्री मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉलो अनुवर्तन करेंगे। अब इसको प्लान को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। इस प्रकार आपका प्लानिंग में इसकी क्या विशेषता है, उसके बाद इसका क्या उद्देश्य है
और क्या क्या उसके चरण होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चरण बताया, जैसे जॉर्ज टेरी साहब ने 8 बताए हैं, किसी ने 6 बताया, किसी को, तो उसको कॉमन टाइप का लेकर के इस तरह से बताया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।